हेलो दोस्तों, नमस्कार। कोटा कैरियर पॉइंट स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास एसएसटी के अंदर मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि 29 जून को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा क्लास 10th एसएसटी का पेपर है। तो उस पेपर के अंतर्गत पेपर का जो लास्ट 30वां क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के अंतर्गत 5 नंबर का मैप आता है, मानचित्र आता है, भारत का राजनीतिक मैप आता है, भारत का राजनीतिक मानचित्र। इस भारत के राजनीतिक मानचित्र में 5 स्थान अंकित करने होते हैं। 5 स्थान पेपर के अंदर दिए हुए होते हैं। एक एक स्थान वो 1 नंबर का होता है। टोटल 5 स्थान आपको मैप में अंकित करने होते हैं। और आप देखिए कि सबसे पहले जो है हमारा भारत देश है, ये भारत देश का नक्शा है, भारत का राजनीतिक मानचित्र है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत में कौन सा राज्य किस स्थान पर स्थित है। तो देखो, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ ऊपर ही ऊपर भारत का कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। हालांकि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इस जम्मू कश्मीर राज्य के इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इसका विभाजन कर दिया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर, इस जम्मू कश्मीर के बाद में देखो यहाँ पर इसके नीचे इधर है, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और इधर ये भारत का पड़ोसी देश है, कौन सा? पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये है भारत का कौन सा राज्य है? पंजाब। फिर इस पंजाब के नीचे यहाँ पर है ये हरियाणा, और ये यहाँ पर है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, ये हमारा राजस्थान, ये यहाँ पर है गुजरात राज्य, ये यहाँ पर है मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर है महाराष्ट्र राज्य, ये यहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य, ये है आपका तेलंगाना राज्य, जो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, अब 2 अलग अलग राज्य हो गए, तेलंगाना। और ये तेलंगाना के पास में ये कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पर आपका भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, कौन सा? गोवा। ये यहाँ पर है कर्नाटक राज्य, ये यहाँ पर है केरल, और ये यहाँ पर है तमिलनाडु राज्य, ये है आपका उड़ीसा, ये है झारखंड राज्य, यहाँ पर है बिहार, और ये है हमारा पड़ोसी देश नेपाल, ये यहाँ पर है सिक्किम, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल राज्य, ये इधर अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, यहाँ पर कौन सा राज्य है? नागालैंड। ये बीच में है असम, ये है मणिपुर,
ये है मिजोरम, ये यहां पर है त्रिपुरा, और ये है आपका मेघालय राज्य। इधर भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, जिसमें यहाँ दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर भारत के पश्चिम में है अरब सागर, जिसमें है लक्षद्वीप, ये भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत के इधर दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में हिंद महासागर, और यहां पर भारत का दक्षिण में पड़ोसी देश है श्रीलंका। यहां पर भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। इधर भारत का पड़ोसी देश है पूर्व में म्यांमार। इधर भारत का पड़ोसी देश है चीन, ये पाकिस्तान। और इधर भारत का ये पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, जिसकी सीमा भारत से सबसे कम लगती है, और सबसे ज्यादा भारत की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। तो ये भारत के प्रमुख राज्य कि भारत का कौन सा राज्य भारत के मानचित्र में कहां स्थित है। देखो एक बार पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, देखो इधर से जम्मू कश्मीर है, यहाँ पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इधर अफगानिस्तान के साथ किसकी सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर राज्य की। आप देखो चीन के साथ किस किस की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम की, असम की और अरुणाचल प्रदेश की। फिर उसके बाद में देखो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा किससे लगती है, नेपाल से। इधर ये बांग्लादेश है, इसकी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से और त्रिपुरा से। इधर म्यांमार के साथ सीमा लगती है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की। और 5 राज्य भारत के ऐसे राज्य हैं जो किसी भी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, जिनको हम आंतरिक राज्य कहते हैं। कौन कौन से? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। ये 5 राज्य ऐसे हैं। अब उसके बाद समुद्र तट पर स्थित भारत के राज्य, सबसे ज्यादा समुद्र तट की सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा जो सबसे कम समुद्र तटीय सीमा बनाता है, फिर कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। आप देखिए 10th क्लास के अंदर मानचित्र में जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित, या बहुउद्देशीय परियोजना कह सकते हैं हम। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक साथ कई उद्देश्यों की क्या होती है? पूर्ति होती है। जैसे उनसे हम सिंचाई कर सकते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं, औद्योगिक जल की आपूर्ति कर सकते हैं, घरेलू जल की आपूर्ति कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, मछली का उत्पादन कर सकते हैं, जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, नावों का संचालन कर सकते हैं। तो इतने सारे एक साथ उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आप देखो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो है भांखड़ा नांगल परियोजना। तो मान लो पेपर में आता है कि भांखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना को मानचित्र में अंकित कीजिए, तो भांखड़ा नांगल जो परियोजना है वो आपको कहां दर्शानी है? हिमाचल, पंजाब और हरियाणा। यहाँ
हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। इन राज्यों में, तीनों राज्यों में से एक लाइन खींचनी है और फिर बाहर की साइड आपको क्या लिखना है, बांकड़ा नांगल परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। फिर उसके बाद में एक देखो, इस झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में है दामोदर नदी पर। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहां पर? झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये दोनों की संयुक्त परियोजना है, दोनों की हिस्सेदारी है इसमें। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल में क्या आती है? बाढ़ आती है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अब उसके बाद में ये जो उड़ीसा राज्य है, इस उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड परियोजना। उड़ीसा राज्य में कौन सी है? हीराकुंड परियोजना। उड़ीसा के अंदर ही महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध। और किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। कौन सा? हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना। और महानदी को ही उड़ीसा राज्य का शोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में महानदी से उड़ीसा में क्या आती है? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए महानदी को उड़ीसा राज्य का शोक कहा जाता है। तो हीराकुंड परियोजना कहां पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर महानदी पर स्थित है। उसके बाद में देखिए, यहां बिहार में है एक कोसी परियोजना। बिहार में कौन सी है? कोसी परियोजना, बिहार राज्य में कोसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कोसी नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? कोसी परियोजना स्थित है। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि कोसी नदी से बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अब उसके बाद में देखिए, एक परियोजना यहां पर आपके कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में तुंगभद्रा नदी पर है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कौन सी? तुंगभद्रा परियोजना। कहां पर? कर्नाटक और तेलंगाना राज्य की संयुक्त परियोजना है। फिर एक आपके है यहां आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर देखिए, एक इस आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है मत्स्यकुंड परियोजना। मत्स्यकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? मत्स्यकुंड परियोजना। कौन से दो राज्यों की? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। फिर उसके बाद में देखिए, एक इस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के अंदर ही टिहरी बांध बना हुआ है, टिहरी परियोजना। टिहरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध है, वैसे उत्तराखंड राज्य में आता है। अब उसके बाद में देखिए, इधर हमारे राजस्थान में आइए। राजस्थान में देखो, एक पंजाब के हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो पंजाब और हरियाणा होते हुए पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जिसका अंतिम जो बिंदु है वो है बाड़मेर के गडरा रोड तक। ये इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी परियोजना। उसके बाद देखिए, यहीं पर हमारे राजस्थान में एक है
चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है, चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? चंबल घाटी परियोजना, जिस पर 3 बांध बने हुए। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में तो बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध। फिर हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में इसी परियोजना पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। फिर कोटा के अंदर कोटा बैराज है। फिर कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर जोहार सागर पिकअप बांध बनाए गए हैं सिंचाई करने के लिए। तो चंबल घाटी परियोजना और राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। फिर इधर देखिए, हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है माही परियोजना। माही परियोजना कहां पर है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर माही परियोजना। और इधर राजस्थान का जो टोंक जिला है ना, इस टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे के अंदर बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बिसलपुर बांध, बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर परियोजना या बिसलपुर बांध, जिससे सिंचाई और पेयजल के रूप में इसका जल काम में लिया जाता है। एक इसके बाद में देखिए, राजस्थान का ये जो करौली जिला है ना, राजस्थान के करौली जिले में एक यहाँ पर पांचना बांध बना हुआ है, जो पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है। पांचना बांध, कौन सा बांध है? पांचना बांध, जो पूर्णतः किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। अब उसके बाद देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है नर्मदा सागर परियोजना, या नर्मदा नहर या नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी से नर्मदा सागर परियोजना निकाली गई है। अब उसके बाद देखिए, ये तो हुई राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। अब उसके बाद में देखो, मैप के अंदर दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है भारत के प्रमुख समुद्री पतन। भारत के प्रमुख समुद्री पतन, भारत के प्रमुख समुद्री पतन। समुद्री पतन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह, समुद्र तट पर स्थित वह स्थलीय भाग जहां पर जहाजों को ठहराया जाता है और फिर उनमें सामान को चढ़ाया और उतारा जाता है, उसको क्या कहते हैं? समुद्री पतन या बंदरगाह। तो देखिए, भारत में प्रमुख जो समुद्री पतन है उनकी संख्या है 12। भारत के प्रमुख समुद्री पतन कितने? कुल समुद्री पतन कितने हैं? 12, जिनमें से 6 समुद्री पतन है वो तो है पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर, और 6 ही समुद्री पतन है वो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। 6 पतन तो पश्चिमी तट पर स्थित है और 6 पतन ही पूर्वी तट पर स्थित है। और भारत के कुल समुद्री पतन है कितने? 12, जिनसे भारत का अधिकांश 95% विदेशी व्यापार होता है। तो देखो, सबसे पहला पश्चिमी तट पर यहां गुजरात के अंदर है कांडला बंदरगाह या कांडला समुद्री पतन, जिससे देश के उत्तरी जो राज्य उनसे व्यापार किया जाता है। ये भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित होने वाला पहला पतन है। कौन सा? कांडला पतन, जो कहां स्थित है? पश्चिमी तट पर, गुजरात के अंदर, कच्छ की खाड़ी के अंदर स्थित है। उसके बाद दूसरा समुद्री जो पतन है वो है यहां महाराष्ट्र में मुंबई पतन, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पतन है। सबसे ज्यादा व्यापार का दबाव किस पर है? मुंबई पतन पर। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पतन कौन सा है? मुंबई पतन। और इसी मुंबई पतन पर बढ़ते हुए व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए, इसकी सहायता के लिए इसके पास में एक दूसरा और पतन विकसित किया गया है, वो है जवाहरलाल नेहरू पतन। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पतन। तो देखो, महाराष्ट्र में कितने समुद्री पतन है? 2, एक तो मुंबई पतन
और एक जवाहरलाल नेहरू पतन, जो मुंबई पतन पर बढ़ते हुए व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए इसकी सहायता के लिए विकसित किया गया यानी बनाया गया है। और मुंबई पतन है वो भारत का सबसे बड़ा क्या है, व्यापारिक पतन है, व्यापारिक बंदरगाह है। उसके बाद देखिए यहाँ गोवा, इस गोवा राज्य में भी एक समुद्री पतन या बंदरगाह है, वो है कौन सा, मार्मागाओ, जो लोहा अयस्क का निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, लोहा अयस्क का निर्यात करने के रूप में जाना जाता है। गोवा राज्य में कौन सा, मार्मागाओ समुद्री पतन। फिर उसके बाद में इस कर्नाटक राज्य में भी एक समुद्री पतन है, वो है न्यू मंगलोर। कौन सा है, न्यू मंगलोर। कौन से राज्य में, कर्नाटक के राज्य में। कौन सा समुद्री पतन है, न्यू मंगलोर पतन। और यह भी लोहा अयस्क के निर्यात के रूप में जाना जाता है। कौन सा पतन है, न्यू मंगलोर। कहां पर है, कर्नाटक राज्य में, या बिल्कुल अरब सागर की सीमा पर। फिर इसके बाद देखिए इस केरल राज्य में है एक कौन सा, कोच्चि पतन। केरल राज्य में कौन सा पतन है, कोच्चि पतन, जो एक लेगुन के मुहाने पर स्थित है, यानी झील के मुहाने पर बना हुआ है। कौन सा, कोच्चि पतन। और किस राज्य में है, केरल राज्य में। तो देखो ये 6 समुद्री पतन है, वो तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। 6 कौन कौन से हो गए, देखो पहला हो गया कांडला गुजरात में, दूसरा मुंबई महाराष्ट्र में, तीसरा जवाहरलाल नेहरू ये भी महाराष्ट्र में, चौथा गोवा में मार्मागाओ, पांचवा कर्नाटक में न्यू मंगलोर, और छठा केरल में है कौन सा, कोच्चि समुद्री पतन। अब उसके बाद में ये 6 तो हो गए पश्चिमी तट पर। अब देखो 6 ही समुद्री पतन है किस पर, पूर्वी तट पर। तो ये हमारा पूर्वी तट है भारत का। तो इधर देखिए पूर्वी तट का मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला। तो देखो इसमें कौन कौन से पतन है, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख समुद्री पतन। तो देखो पूर्वी तट पर सबसे पहले आओ, पश्चिम बंगाल के अंदर है, यहां पर पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है ये कोलकाता समुद्री पतन। कोलकाता समुद्री पतन जो एक भारत का अंतःस्थलीय नदीय पतन है, क्योंकि ये गंगा नदी की जो वितरिका या जो शाखा है हुगली नदी उस पर स्थित है। कोलकाता समुद्री पतन। इस कोलकाता पतन पर भी बढ़ते हुए व्यापारिक दबाव को, इस पर भी व्यापार का बहुत ज्यादा दबाव है, इसलिए इस पर बढ़ते हुए व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए इसके पास में ही एक और पतन विकसित किया गया है और उसका नाम है हल्दिया समुद्री पतन। कौन सा है, हल्दिया समुद्री पतन। तो कोलकाता और हल्दिया दोनों ही समुद्री पतन कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अब उसके बाद में आ जाइए उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर यहां पर एक समुद्री पतन है जिसका नाम है पारादीप समुद्री पतन। पारादीप समुद्री पतन ये कौन से राज्य में, उड़ीसा में। और ये भी लोहा अयस्क के निर्यात के रूप में जाना जाता है, यानी यहां से भी लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। फिर देखिए ये आंध्र प्रदेश है। इस आंध्र प्रदेश में एक समुद्री पतन है जिसका नाम है विशाखापट्टनम, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। कौन सा बंदरगाह भारत का सर्वाधिक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो वो है कौन सा, विशाखापट्टनम, जो गहराई के अंदर स्थित है और सुरक्षित है चारों तरफ से। क्या है, सुरक्षित है। कौन सा, विशाखापट्टनम समुद्री पतन। कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर आइए तमिलनाडु राज्य में है, यहां पर तमिलनाडु की राजधानी भी है, चेन्नई समुद्री पतन, जो भारत का पहला कृत्रिम पतन माना जाता है। क्या माना जाता है, कृत्रिम पतन। और भारत का मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह या व्यापारिक समुद्री पतन है। कौन सा, चेन्नई। पहला तो कौन सा हो गया था, मुंबई। फिर दूसरा सबसे ज्यादा व्यापार का दबाव किस पर रहता है, चेन्नई समुद्री पतन। फिर इसी तमिलनाडु में यहां पर एक दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है तुतीकोरिन समुद्री पतन। तुतीकोरिन समुद्री पतन।
दक्षिणी पूर्वी छोर पर, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर। कौन सा है, तुतीकोरिन समुद्री पतन। तो देखो ये 6 समुद्री पतन है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। 6 देखो कौन कौन से हो गए। पहला कोलकाता पश्चिम बंगाल में, दूसरा हल्दिया ये भी कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, तीसरा पारादीप उड़ीसा राज्य में, चौथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पांचवा चेन्नई तमिलनाडु राज्य में, छठा तूतीकोरिन समुद्री पतन और ये भी कहां है, तमिलनाडु में। तो 6 पूर्वी तट पर और 6 पश्चिमी तट पर। कुल भारत के प्रमुख समुद्री पतन कितने हो गए, 12। अब उसके बाद में मैप के अंदर एक पूछा जाता है लोहा इस्पात संयंत्र, भारत के प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र। लोहा इस्पात संयंत्र का नाम दे दिया जाता है, वो कौन से राज्य में, उसको उस राज्य में दर्शाना होता है। भारत के प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र या लोहा इस्पात उद्योग, यानी लोहा ऐसा है वो एक कच्चा खनिज होता है जिसको लोहा इस्पात उद्योगों में या लोहा इस्पात संयंत्रों में ले जाकर उसका शुद्धिकरण करके उसको पिघलाकर भी उसको लोहा के अलग अलग आकार के अंदर ढाला जाता है। तो भारत के प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र में देखो सबसे पहले आओ पश्चिम बंगाल राज्य में है, यहां पर एक तो है बरनपुर लोहा इस्पात संयंत्र और एक इसी पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र। पश्चिम बंगाल में 2 हो गए, कौन कौन से, बरनपुर लोहा इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र। अब उसके बाद में देखो इस छत्तीसगढ़ के अंदर एक लोहा इस्पात संयंत्र है जिसका नाम है भिलाई। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। फिर देखो इस झारखंड के अंदर एक तो है यहां पर जमशेदपुर लोहा इस्पात संयंत्र, जमशेदपुर लोहा इस्पात संयंत्र। और इसी झारखंड में एक ऊपर की तरफ है बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लोहा इस्पात संयंत्र माना जाता है। कौन सा, बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र। और एक झारखंड में कौन सा, जमशेदपुर लोहा इस्पात संयंत्र। ये दोनों कहां है, झारखंड राज्य में। उसके बाद इस उड़ीसा में एक लोहा इस्पात संयंत्र है जिसका नाम है राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र। उड़ीसा में कौन सा है, राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र। यहाँ आंध्र प्रदेश में भी एक लोहा इस्पात संयंत्र है जिसका नाम है विशाखापट्टनम लोहा इस्पात संयंत्र। आंध्र प्रदेश में कौन सा लोहा इस्पात है, अगर विशाखापट्टनम आता है तो उसको आप किस में दर्शाओगे, आंध्र प्रदेश में या समुद्र तट के ऊपर। फिर तमिलनाडु के अंदर है यहाँ पर एक सेलम लोहा इस्पात संयंत्र। तमिलनाडु के अंदर कौन सा है, सेलम लोहा इस्पात संयंत्र। उसके बाद देखो इस कर्नाटक में आइए, कर्नाटक में एक तो यहाँ पर है भद्रावती लोहा इस्पात संयंत्र। कौन सा है, भद्रावती। और एक इस कर्नाटक में है विजयनगर लोहा इस्पात संयंत्र। कौन सा है, विजयनगर लोहा इस्पात संयंत्र। एक तो भद्रावती और एक कौन सा है, विजयनगर लोहा इस्पात संयंत्र। ये दोनों कहाँ है, कर्नाटक में। तो ये भारत के प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र है। एक बार वापस पुनः ध्यान दीजिए। देखो अगर पेपर में आता है बरनपुर और दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र, एक आएगा कोई सा भी, इनमें से जो मैंने जितने भी बताए उनमें से एक आएगा। बरनपुर आता है तो उसको भी आप कहां दर्शाओगे, कहां अंकित करोगे, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर को भी पश्चिम बंगाल में। बोकारो और जमशेदपुर आता है झारखंड में। राउरकेला आता है उड़ीसा राज्य में। भिलाई आता है छत्तीसगढ़ में। विशाखापट्टनम आता है आंध्र प्रदेश में। सेलम आता है तमिलनाडु में, अंकित करना है। और भद्रावती या विजयनगर आता है, उसको आप कहां पर अंकित करोगे, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत अंकित करोगे। अब उसके बाद में देखिए पेपर के अंतर्गत कई बार राजस्थान के एक जिले के बारे में भी पूछा जाता है। राजस्थान के एक जिले के बारे में या राजस्थान में जो खनिजों का उत्पादन होता है
उससे संबंधित जिले का नाम भी, या वस्त्र उद्योग से संबंधित जिले का नाम पूछ लिया जाता है। तो कौन से जिले इंपॉर्टेंट है राजस्थान में पूछे जाने वाले? तो देखो राजस्थान में एक तो यहां पर है चित्तौड़गढ़ जिला, जो सीमेंट नगरी के रूप से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमेंट की इकाइयां स्थित है। सबसे ज्यादा राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन कहां होता है? चित्तौड़गढ़ में, इसलिए इसको सीमेंट नगरी के रूप से जाना जाता है। एक ये राजस्थान में भीलवाड़ा है, जिसको राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। किसको? भीलवाड़ा को। एक यहाँ पर राजस्थान में उदयपुर जिला है, जहां पर खनिजों का उत्पादन होता है। एक यह राजस्थान में राजसमंद जिला है, इसमें भी खनिजों का उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ बाड़मेर है राजस्थान के अंदर, जहां पेट्रोल का उत्पादन होता है। बाड़मेर के अंदर किसका उत्पादन होता है? पेट्रोल का। एक राजस्थान में यहाँ जैसलमेर है, जिसमें प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, जैसलमेर जिले के अंदर। यहाँ इधर राजस्थान में बीकानेर जिला है, जो ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर लिग्नाइट कोयला भी पाया जाता है, पल्लाना नामक स्थान पर। इधर यहाँ ऊपर राजस्थान में श्री गंगानगर जिला है, जो गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। उसके नीचे हनुमानगढ़ जिला है। इधर राजस्थान में एक झुंझुनू जिला है। इस झुंझुनू जिले के अंदर एक खेतड़ी स्थान है, खेतड़ी नामक स्थान, जिसको ताम्र नगरी कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है खेतड़ी के अंदर, इसलिए खेतड़ी को तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी मैप में पूछा जा सकता है खेतड़ी को भी। तो खेतड़ी कहाँ दर्शाना है? झुंझुनू में। एक राजस्थान के नागौर जिले के अंदर यहाँ पर मकराना है, जिसको संगमरमर नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगमरमर नगरी, राजस्थान के मकराना के अंदर। तो ये राजस्थान के प्रमुख जिले हैं जो मैप के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए एक राजस्थान भारत के मैप में खनिज से संबंधित स्थान पूछा जाता है। खनिजों का जो उत्पादन होता है उससे संबंधित स्थान पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपको कुछ स्थान बता देता हूं। जैसे गुजरात के अंदर है अहमदाबाद, जिसको पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद है, उसको क्या कहते हैं? पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र की बहुत सारी इकाइयां स्थित है। इसके अलावा सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र की मुंबई को सूती वस्त्र की क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक स्थान है होशंगाबाद, जहां अखबारी नोट छापने के कागज का कारखाना है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। और इसी मध्य प्रदेश में एक स्थान है नेपानगर, जहां अखबारी कागज का कारखाना स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के नेपानगर में कौन सा है? अखबारी कागज का कारखाना स्थित है। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ही नोट छापने के कागज का कारखाना स्थित है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तो नोट छापने के कागज का कारखाना, और मध्य प्रदेश के नेपानगर में ही अखबारी कागज का क्या है? कारखाना है। इसके अलावा देखिए असम के अंदर एक यहाँ पर डिगबोई नामक स्थान है, जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इधर आपकी उड़ीसा में एक सिंहभूम नामक स्थान है, जहां पर लोहा अयस्क का खनन होता है, सिंहभूम। इसके अलावा ये जो झारखंड है, झारखंड में है सिंहभूम, झारखंड के अंदर है कौन सा? सिंहभूम। हजारीबाग, कोडरमा, यहां पर सब पर खनिजों का क्या होता है? उत्पादन होता है। एक देखिए छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला की पहाड़ी, बेलाडीला की पहाड़ी, जो एशिया महाद्वीप में लोहा अयस्क की सबसे बड़ी खान है, छत्तीसगढ़ के बेलाडीला के अंदर। कौन सी? छत्तीसगढ़ राज्य में है बेलाडीला की पहाड़ी, जो एशिया महाद्वीप में लोहा अयस्क की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। तो ये आपको मैंने मानचित्र से संबंधित जो 5 नंबर का आता है वो इंपॉर्टेंट चीजें वो इसके अंतर्गत आपको बता दी है।